Namaskar. I, Naman Verma, welcome you all in Jaipur Career Fair presented by KarenTV.live, Dainik Navya Jyoti, and powered by Red FM 93.5. Today's topic for the live session is how to make career in film and theatre. Theatre, like all performing arts, takes place in time as well as space. And today, with the guidance of Dr. Chandradeep Hada sir, we will be getting to know about the path of making career in film and theatre. So I would like to welcome Dr. Chandradeep Hada sir, who is an actor, director, researcher, faculty in UGC, and has also won many awards in the field of theatre. Welcome to the show, sir. Thank you. Thank you for inviting me here. Yeah. तो सर, हम आपके साथ क्वेश्चंस को शुरू करते हैं. सर, जी. पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने जब थिएटर की शुरुआत करी तो आपने हम्म, इस थिएटर क्यों चुना? आपका क्या सोच थी इस थिएटर एज अ करियर चूज करने में? थिएटर में आने से पहले मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया था और राजीव भट्ट साहब मेरे गुरु हैं. उनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली और उससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था. आई वॉज पैशनेट अबाउट क्रिकेट और मैं क्रिकेट में करियर बनाना चाहता था. हुआ ये कि राजस्थान कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, तो राजस्थान कॉलेज की क्रिकेट टीम में पहले सिलेक्शन हुआ मेरा, उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था. तो ये एक मेरी लाइफ के अंदर एक स्टार्टिंग ही मेरी एक तरह से एक ब्लास्ट से हुई थी कि जब मैं ग्राउंड पे पहुंचा था तो 200 प्लेयर्स थे और उनको देख करके लगा नहीं था मुझे कि मैं लास्ट 11 में खेल पाऊंगा. लेकिन बस वही है कि अपने कमिटमेंट को रखा, रेगुलर प्रैक्टिस को रखा और जो इंस्ट्रक्टर जो हमारे कोच थे उनके जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे उसको फॉलो किया और लास्ट 11 में राजस्थान कॉलेज की टीम में मैं खेला. लेकिन उसके बाद में संगीत मेरा सीखना रेगुलर था और मुझे पता चला जवाहर कला केंद्र की पहली चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है. इट वाज इन 1992. तो बस अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए मुझे लगा कि थिएटर ज्वाइन करना चाहिए. ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे बोलना आएगा, बिहेवियर्स सीखने को मिलेंगे एंड ऑड सिचुएशन में कैसे एक्ट किया जाए वो जानने को मिलेगा. तो मैं जस्ट अ हॉबी मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन किया था एंड उस वर्कशॉप में हमारे डायरेक्टर्स थे अनूप सोनी एंड निखिलेश शर्मा. आज अनूप सोनी इज अ बिग नेम इन बॉलीवुड और बस वो वर्कशॉप ने को ज्वाइन करना था और उस वर्कशॉप में जिस तरह का हमें ट्रीटमेंट मिला, जिस तरह की हमें ट्रेनिंग मिली, उसने मेरे पूरे लाइफ का ही सिनेरियो चेंज कर दिया. पूरा मेरा परसेप्शन, मेरा थॉट सब बदल के रख दिया. मुझे लगा कि थिएटर ये वो जगह है शायद जहाँ मैं काम कर सकता हूँ. और उसके बाद में लगातार 4 वर्कशॉप्स मैंने वहाँ किए और चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स का एक वो जुनून था, वो एक थिएटर का एक इंटरेक्शन मुझे वहाँ महसूस हुआ कि थिएटर में लोग अपनी मर्जी से आते हैं लेकिन उसके बाद वहाँ से जा नहीं पाते. ये मैंने साक्षात महसूस किया और आज मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं इस फील्ड में और जितनी पढ़ाई हो सकती थी राजस्थान में रह करके थिएटर के फील्ड में वो मैंने सारी कर ली है. अभी कुछ बचा ही नहीं है. तो ये थिएटर का ही एक जुनून कह सकते हैं, थिएटर का एक कमिटमेंट कह सकते हैं, थिएटर की एक लगाव कह सकते हैं जो यहाँ पे व्यक्ति अपनी मर्जी से आता है लेकिन उसके बाद निकल नहीं पाता. क्योंकि जैसे ही आप ऑडियंस के सामने जाते हैं, ऑडियंस के सामने कुछ परफॉर्म करते हैं और ऑडियंस जब उसको रिस्पॉन्स करती है तो वो जो कॉन्फिडेंस हमें स्टेज पर जाने के बाद में मिलता है वो कॉन्फिडेंस किसी और जगह नहीं मिल सकता. और उसी कॉन्फिडेंस के लिए हम बार बार स्टेज को तलाशते हैं या कैमरे के सामने आते हैं. यस. तो ये जर्नी मेरी यहाँ 92 में शुरू हुई थी जो अभी तक रेगुलर है. अभी रिसेंटली मैंने अपना सीनियर फेलोशिप इन ड्रामेटिक्स कंप्लीट किया है. दिस आई रिसीव दिस अवार्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उससे पहले मेरा पीएचडी ड्रामेटिक्स में हुआ है जो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स से मैंने किया है. यूजीसी नेट मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड जूनियर फेलोशिप मैंने किया है. स्कॉलरशिप मैंने किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ही एंड एमए एंड पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक ग्रेजुएशन वो साथ हैं. सो ये है. इसके अलावा एक ट्रैवलॉग सीरीज है. जब मेरा पीएचडी का एक मेरा
पीएचडी का प्रोजेक्ट इनरोल हुआ यूनिवर्सिटी से। तो उस दौरान मुझे एक ट्रैवलॉग सीरीज मिला, दूरदर्शन राजस्थान का एक ट्रैवलॉग है डेजर्ट कॉलिंग के नाम से। उसमें मुझे कास्ट होने का मौका मिला, और वो प्रोजेक्ट 2009 में पहला उसका शूट हुआ था। राजस्थान की लिटरेचर, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर पर बेस्ड एक ट्रैवलॉग सीरीज है, जिसमें हमने राजस्थान की रॉयल लाइफस्टाइल से लेकर यहाँ की ट्राइबल लाइफस्टाइल के बीच का जो भी आर्ट एंड कल्चर है, जो भी हमारा गढ़ पैलेसेस हैं, जो भी मंदिर हैं, हमारा फोक आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, मिनिएचर पेंटिंग्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल्स है, एवरीथिंग जो जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको हमने बनाया। और 73 एपिसोड्स में वो पूरा प्रोजेक्ट बना, और वो 13 साल से लगातार वर्ल्ड वाइड ऑन एयर हुआ। दूरदर्शन के सारे हिंदी चैनल्स पे वो लगातार ऑन एयर होता रहा है। अभी भी लास्ट ईयर वो ये अभी लॉकडाउन लगने से पहले तक ऑन एयर हो रहा था। तो अब ये मुझे लगता है वापस से वो शुरू होगा, क्योंकि वो राजस्थान के लिटरेचर और टूरिज्म के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो इन्फॉर्मेशन विजुअल के साथ में देता है, जो जो हम खुद नहीं जानते, राजस्थान में रहते हुए हम खुद नहीं जानते हैं। तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो ऐसे करके ईटीवी राजस्थान के साथ मैंने बहुत काम किया, एज ए डायरेक्टर भी मैंने काम किया, एज ए प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजर मैंने काम किया, जी मरुधरा के साथ मैंने काम किया, फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया के लिए अभी हमने रिसेंटली 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं, जिसमें एक फिल्म है हमारा जो स्टेट बर्ड है गोडावन, उसके ऊपर इन सर्च ऑफ गोडावन के नाम से वो फिल्म है। और दूसरी फिल्म गुरु नानक देव जी के ऊपर, श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर वो फिल्म बनी है, गुरुबाणी के नाम से। तो ये मेरा एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है अभी। और मुझे लगता है कि अभी तो मेरी शुरुआत है, और मुझे अभी बहुत कुछ चीज़ों को राजस्थान के थिएटर को के साथ में, राजस्थान के फिल्म इंडस्ट्री के साथ में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी है ताकि हमारे स्टेट का टैलेंट जो है वो स्टेट में रह के काम करे, और उसका फ़ायदा भी स्टेट को मिले। इस दिशा में काम कर रहा हूँ। और मैंने मेरे सीनियर फेलोशिप के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, दिस इज राष्ट्रीय लोक नाट्य विद्यालय। हमारा जो स्टेट है वो फोक थिएटर के लिए तो एक जाना माना स्टेट है, बहुत रिच हमारा फोक आर्ट है। चाहे वो म्यूजिक में ले लीजिए, चाहे वो ड्रामा में ले लीजिए, चाहे वो क्या नाम से डांस में ले लीजिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स में। लेकिन हमारे पास में उसको प्रिजर्व करने के लिए, या उसको प्रमोट करने के लिए, या उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ऐसा कोई सेटअप अभी तक नहीं है। और अगर अभी भी हमने नहीं सोचा तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जिस तरह से कोविड ने पूरा आर्ट एंड कल्चर को डैमेज किया है, बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया है, और अभी भी हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो हमारे बहुत सारे फोक आर्ट फॉर्म्स डैमेज हो जाएंगी। आर्टिस्ट डैमेज हो रहे हैं, आर्टिस्ट तो खैर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बट हमें अपने आर्टिस्ट को भी बचाना है, और हमारे अपने आर्ट फॉर्म्स को भी बचाना है। तो उस दिशा में प्रयास करने के लिए मैंने एक ये कॉन्सेप्ट बनाया है। यस, नमन। बिल्कुल सर, बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी आपकी रही है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, इतना लंबा जो सफर आपने तय किया है थिएटर के साथ, आपके लिए सबसे मुश्किल वक्त कौन सा रहा है इस पूरे जर्नी में? देखिए, थिएटर एक चैलेंज का मीडिया है, और राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ अपॉर्चुनिटीज कम हैं, तो मुश्किल तो आएगी, मुश्किल तो आती हैं, मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जस्ट जब आपकी फैमिली आपके साथ में रन करती है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अगर फैमिली भी सपोर्ट करती है तो वो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अब एज ए पर्टिकुलर जगह टाइम थोड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ दिक्कतें आती हैं। वो मैं अगर थिएटर में नहीं होता ना, या मैं टेलीविजन फील्ड में नहीं होता, तो भी वो तो कहीं ना कहीं भी होंगे आप, तो वो आती ही है। वो हर व्यक्ति को वो प्रॉब्लम फेस करनी ही होती है, वो चैलेंजेस फेस करने ही होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में होते हैं, किसी भी फील्ड में आप काम करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आती ही है, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को झेल के, या उन्हीं प्रॉब्लम से हम सीखते हैं। मेरे एक गुरु हैं जयरूप जीवन जी, एनएसडी पास आउट है। तो वो एक एग्जांपल देते थे हमेशा जब हम उनके साथ काम करते थे। अब नहीं कर रहे हैं अभी, हालांकि सर के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है, मैं उनसे कंटिन्यू अपडेट्स लेता रहता हूँ, अपने आइडिया शेयर करता रहता हूँ। तो वो एक छोटी सी नॉर्मल सी बात कहते थे कि चैलेंजेस आएंगे, जब हम गलती करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हमें सही कैसे करना है।
ये वैसा ही है कि अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो हमें पता क्या चलेगा कि सही क्या है, वो सही टाइम क्या है। तो प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो सिखाती हैं, वो हमें हमें स्ट्रॉन्ग करती हैं, वो हमें एक एक सही दिशा की तरफ लेके जाती है, अगर हम उसको सही ढंग से लें तो। कई बार ये प्रॉब्लम्स हमें डिस्टर्ब भी कर देती है और कई बार हम गिव अप भी कर देते हैं। और इस फील्ड में अगर बने रहना है तो गिव अप नहीं करना है। इस फील्ड में अगर बने रहना है तो पेशेंसली आपको चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि इस फील्ड में मुंबई जैसे शहर में अगर हम काम कर रहे हैं तो मुंबई में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं अकॉर्डिंग टू राजस्थान। तो वहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी आप काम करने लगते हैं तो आप चल निकलेंगे। जैसे जयपुर के बहुत सारे एक्टर्स हैं मुंबई में आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें धीरज सरना, जय नीरज राजपुरोहित, सुमित अरोड़ा, और भी बहुत सारे हैं, वैभव है, उनमें राकेश बहुत काम कर रहे हैं, प्रियेश है, धर्मेंद्र शर्मा है, अनूप सोनी है, निखिलेश शर्मा है, ये तो हमारे गुरु ही हैं, तो बहुत काम किया। इवन और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, सुनील सिन्हा, उनकी फैमिली पूरी। सो जयरूप जी भी काफी टाइम रहे। तो मुंबई में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं क्योंकि हम वो बहुत बड़े वो हब है, पूरा इंडस्ट्री है वहाँ पे। लेकिन राजस्थान में रह करके काम करना, जो कि अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, मतलब अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है यहाँ पे। हमारे पास में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। अब जाकर के इतने सालों में अब जाकर के कुछ इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने हैं, चैनल्स कुछ आ गए हैं, कुछ एक इंडस्ट्री का शेप है, थिएटर भी एक लेवल पे होने लगा है, थिएटर की तरफ भी लोगों का रुझान अब दिखने को मिल रहा है। तो मुझे ये इस बात की खुशी भी है और मुझे इस बात का पूरा विश्वास भी है कि आने वाले टाइम में थिएटर और फिल्म की तरफ हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इस तरफ आएगी आगे और यहीं रह करके अच्छा काम करेगी। और राजस्थान का भी अपना एक स्टेटस पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में नजर आएगा। जी। बिल्कुल सर। सर आपने काफी अच्छी बात कही है। हम भी जरूर आशा करते हैं कि राजस्थान में थिएटर का कद और ऊपर बढ़े। सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हमें कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमें हम्म, कोई एंट्रेंस एग्जाम या फिर उसके लिए हम्म, कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जरूरी है? हम्म, हम्म। देखिए, इंडिया के अंदर जो एक रिनाउंड फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो एफटीआई है। एफटीआई में पूरा पहले टेस्ट होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करना सबसे ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद में वहाँ टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद में फिर ऑडिशन होता है। ऑडिशन अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो आप एफटीआई में आपका एडमिशन हो जाता है। पिछले 2 सालों में मेरे 2 स्टूडेंट्स एफटीआई में सेलेक्ट हुए हैं, एक एक्टिंग में सेलेक्ट हुए, एक डायरेक्शन में सेलेक्ट हुए हैं। अब ये और बात है कि कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन वो वहाँ हैं। वो जब भी वो ये चीज़ें ओपन होंगी तो उनका एक स्टूडेंट का थोड़ा कोर्स बचा हुआ है और एक स्टूडेंट को भी ज्वाइन करना है, मतलब सिलेक्शन हो गया उनका। तो वही है कि रेगुलरिटी, स्टडी करते रहिए, भारतीय सिनेमा को, भारतीय टेलीविजन को पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए और वो ऑडिशन क्लियर करके आप वहाँ जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफटीआई ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी हैं। लेकिन क्या है कि एफटीआई पे हर स्टूडेंट का ड्रीम है कि वो एफटीआई जाए, एफटीआई एल्यूमनी कहलाए, लेकिन सारे स्टूडेंट्स तो एफटीआई जा नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में भी। जैसे आपको अगर नॉलेज है तो जयपुर में भी एक इंस्टीट्यूट है, फिल्म ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है जयपुर में भी। दिस इज जीमा, दिस इज जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स। यहाँ पे एनिमेशन जीका के नाम से जो है वो एनिमेशन की ट्रेनिंग होती है, और जीमा में हम पूरी फिल्म ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें डायरेक्शन है, सिनेमाटोग्राफी है, एडिटिंग है, एक्टिंग है और प्रोडक्शन है। मतलब फिल्म प्रोडक्शन का ओवरऑल पूरा कोर्स, ये कोर्सेज हैं यहाँ पे अपने। चूंकि आपको ये भी नॉलेज होगी कि जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जी टीवी ने देश का सबसे बड़ा स्टूडियो बनाया है, जी स्टूडियोज के नाम से। और उनका एक एकेडमिक ब्रांच है जो अभी इधर लालकोठी इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट हो गया। आई मीन लालकोठी का जो ये एरिया है नेहरू प्लेस के पास में, सहारा चैम्बर्स के जस्ट पीछे की तरफ ये अपना इंस्टीट्यूट यहाँ ले आए हैं और यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट चल रहा है। प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होती है यहाँ पे और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं और उनको प्लेसमेंट भी मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि अगर हम मेहनत करेंगे और अपनी तैयारी अच्छी रखेंगे
तो जी स्टूडियोज भी यहाँ है, तो हम जी से ट्रेनिंग करके जी स्टूडियोज में जा करके हम ऑडिशंस देंगे और वहाँ जा करके हम ऑडिशंस को फेस करेंगे और अचीव करेंगे, तो हम यहाँ के यहीं काम कर सकते हैं, हमें मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये डेफिनेट है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा, ये होगा ही होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा सेटअप स्टूडियो बनाया है, सारे के इनके यहाँ पे सीरियल शूट होते हैं, एडिटिंग यहाँ होती है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ होती है, तो उसको अचीव करने के लिए वो यहाँ के जो लोकल टैलेंट है उसको ही ट्रेन करेंगे, तो इनके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे स्टेट के लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा अचीवमेंट काउंट होगा। ये वैसे ही है, जब इट वाज इन 2002, उस वक्त मैं 2001 में मैं रामोजी राव फिल्म सिटी में था। हमने उस वक्त ईटीवी उर्दू के लिए 2 टेलीप्लेस किए थे, शूट किए थे, और उनके पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मैं और जरूप सर रामोजी राव फिल्म सिटी गए थे। तो वहाँ पर ईटीवी राजस्थान की प्लानिंग हो रही थी, और उसके बाद जब मैं वहाँ से आया तो ईटीवी राजस्थान ने यहाँ काम करना शुरू किया, तो उसमें मुझे भी जॉब मिला, मैंने जॉब किया उस वक्त, इट वाज इन 2002। और उस वक्त चूंकि पूरा क्रू, अधिकतर क्रू, चाहे वो कैमरा यूनिट हो या एडिटर्स हो या डायरेक्टर्स भी, वो कुछ लोग हैदराबाद से आते थे, कुछ लोग दिल्ली से आते थे, कुछ लोग मुंबई से आते थे, और वो कुछ सालों तक वो सिलसिला चला। लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि हम जयपुर के, राजस्थान के जो यहाँ का जो टैलेंट है, हम उनको ट्रेंड करें, उन्हीं को वापस से इन्हीं चैनल्स में काम करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि यहाँ का चैनल यहीं के लोग संभालें। तो ये एक बहुत अच्छा उनका थॉट था। आज वो दिन है जब ईटीवी राजस्थान का भी नाम भी बदल गया है, और आज यहाँ का टैलेंट जो है वो या इस चैनल को यहीं का टैलेंट संभालता है, यहीं के लोग काम करते हैं उसमें। ऐसे ही जी टीवी के अंदर भी होगा आने वाले कुछ टाइम में, जब यहाँ के लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर वो यहाँ के लोग ही उस चैनल में काम करने वाले हैं। और ये हर चैनल की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, इस तरह से वो काम करते हैं। जी सर, बिल्कुल। जी सर, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम थिएटर को एज अ करियर चूज करें तो क्या हमें वो एक सिक्योर्ड फ्यूचर दे सकता है? दे सकता है, बशर्ते कि हम पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करें, पूरी तैयारी के साथ काम करें, पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करें, कमिटमेंट के साथ काम करें और पेशेंस के साथ काम करें। पहले कुछ साल पहले हमारी सोसाइटी में एक ये बहुत थॉट थी लोगों के अंदर कि जब पेरेंट्स पूछते थे, क्या पेरेंट्स के जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, वो पूछते थे बेटा क्या करते हो, तो अंकल थिएटर करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या करते हो? तो पहले तक ये स्थिति थी, अब वो काफी हद तक स्थिति ठीक, अभी उससे हम बाहर आ चुके हैं। अब पेरेंट्स को ये समझ में आने लग गया है कि थिएटर इज अ मीडिया जहां पर हम अपने बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, जहां पर हम उसको सोसाइटी के साथ बिहेव करना सिखा सकते हैं, जहां पर हम अपनी बात कहना सिखा सकते हैं। कि जो बच्चे शाय होते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते, वो उनके लिए थिएटर इज अ बिग प्लेटफॉर्म, और वो खेल ही खेल के अंदर हम वहां पर वो सब चीजें सीख जाते हैं। ये हमने सीखा, हमने भी किया ऐसा ही, राइट? तो एक बहुत बड़ा बिल्कुल। जो एक वैक्यूम था वो निकला है, उससे हम बाहर आए हैं आज। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो थिएटर में ही अपना करियर बनाएंगे, लेकिन थिएटर इज अ मीडिया जहाँ पर हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं अपनी लाइफ के साथ, या अपने जिस भी फील्ड में हमें काम करना है, उस फील्ड में हमें काम करने के लिए जो एक एनर्जी देता है, वो वाकई में थिएटर है। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि थिएटर में सिर्फ हम पर्सनैलिटी डेवलप करने ही जाते हैं या अपने आप को ही ग्रूम करने जाते हैं। थिएटर में आज भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड हैं। आज हम देखें तो जैसे अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। यहाँ पे बहुत सारे आपको आर्टिस्ट मिलेंगे थिएटर में ही, खासकर जिन्होंने जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, थिएटर में कोई पढ़ाई नहीं किया। हम क्या करते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम थिएटर में पढ़ना नहीं चाहते हैं, राइट? हमें डायलॉग मिल जाए, हम डायलॉग को याद करें और उसको हम परफॉर्म कर दें, और हम समझेंगे हम थिएटर कर लिया हमने, जबकि ये पूरा नहीं है। अगर आप थिएटर करना चाहते हैं तो थोड़ा पढ़ने की भी आदत डालें। पढ़ने से आपको टेक्स्ट मिलेगा, पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगी, पढ़ने से आपको घटनाएं मिलेंगी जो आपको और स्ट्रांग बनाएगी, जो आपको और उस दिशा के अंदर आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेगी। आप खुद अपने आप को इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। तो थिएटर के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं आज के टाइम पे जहाँ से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें से एक इंस्टीट्यूट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, न्यू दिल्ली के अंदर।
वहाँ 3 साल के कोर्सेज हैं। अभी तो बहुत सारे सेंटर्स खुल चुके हैं और एनएसडी के, और कुछ नए सेंटर्स खुलने वाले हैं जहाँ वो 3 साल के कोर्सेज करते हैं, वहाँ अब 1-1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज भी करने जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। कई इंस्टीट्यूट्स है, जैसे वाराणसी का है, या जो और अदर जो सेंटर्स हैं वहाँ पे 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं। जैसे एमपीएचडी है, वहाँ पे 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है। अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में भी 1 ईयर डिप्लोमा एंड 2 ईयर एमए कोर्सेज हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, ड्रामेटिक्स के डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं, वहाँ से हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। और प्रॉपर ट्रेनिंग करके अगर हम फील्ड में उतरेंगे तो डेफिनेटली उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस फील्ड के अंदर एज एन एक्टर भी आप काम कर सकते हो, इस फील्ड के अंदर एज अ टीचर भी आप काम कर सकते हो, इस फील्ड के अंदर आप एज अ लेक्चरर भी काम कर सकते हो। आगे आप नेट कर सकते हो, नेट करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। और आने वाले टाइम में तो अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ड्रामा डिपार्टमेंट खुलेंगे भी। ये डेफिनेटली आज नहीं खुलेंगे तो कल तो डेफिनेट खुलेगा। कि कुछ साल पहले सीसीआरटी ने सीबीएसई में 11th और 12th क्लास में थिएटर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था। और वो कुछ 1 साल चला भी था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कहूँगा मैं, वो अभी रुका हुआ है। क्योंकि उसमें शायद कुछ और, वो जो बुक्स हैं उसमें कुछ और, या उसके 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 जो कोर्स है, जो थिएटर सब्जेक्ट, उसमें कुछ और नए अमेंडमेंट्स होने हैं, इस वजह से वो शायद अभी थोड़ा सा रुका है। लेकिन जब भी वो स्कूल्स में आएगा सब्जेक्ट, तो स्कूल का स्टूडेंट जब थिएटर पढ़ करके जब कॉलेज में जाएगा तो वो कॉलेज में भी डिमांड करेगा, और वहाँ तो उनको कॉलेजेस में भी खोलने पड़ेंगे। तो ऐसे करके करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो थिएटर में भी अपना एक स्कोप है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ भी हम काम कर सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी हमें थिएटर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, जूनियर फेलोशिप देते हैं, सीनियर फेलोशिप देते हैं, जहाँ पे हम उसका वो स्टाइपेंड भी देते हैं। साथ-साथ आप थिएटर भी करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। अगर इन किसी भी कैडर में आपका अच्छा सिलेक्शन होता है, तो आप स्टेट के एक आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट में काउंट होते हैं सबसे पहले। फिर आप अपनी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उससे जो डॉक्यूमेंट देते हैं वो अपने स्टेट को, अपने देश को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ से भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये धीरे-धीरे थिएटर जो है वो थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस है, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। है ना? थोड़ा-सा टाइम लेगा, लेकिन वो टाइम इसलिए लेता है क्योंकि जब तक हम खुद उस टेक्निक को समझ नहीं पाएँगे, तब तक हम समझा नहीं सकते। तो बजाय इसके, मैं तो ये मानता हूँ कि बजाय इसके कि हम थिएटर बहुत सारा करें, हर नाटक के अंदर हम पार्टिसिपेट करें, उससे अच्छा है कि पहले हम कहीं अच्छे से इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले लें। ट्रेनिंग लेने के बाद फील्ड में कूदेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और हमें नॉलेज भी मिलेगी। राइट? बिल्कुल सर। सर हमारे भारत में कई जगह से लोग थिएटर करना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत रुचि होती है सर बहुत लोगों को, पर कुछ लोग वहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आप वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है फिल्म स्कूल्स में? देखो, मैंने अभी जो बात की आपसे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो स्कॉलरशिप है, वो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए होती है। स्कॉलरशिप है, जूनियर फेलोशिप है, सीनियर फेलोशिप है, लेकिन स्टूडेंट्स जो 25 साल से कम उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से स्कॉलरशिप मिलती है। और वो स्कॉलरशिप होती है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 5000 रुपीज़ पर मंथ देती है 2 साल तक के लिए। तो उससे स्टूडेंट की फीस भी निकल जाती है, उनकी बुक्स का एक्सपेंसेस, जो भी स्टडी के, जो भी एकेडमिक्स के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो वहाँ से मीट आउट हो जाते हैं। तो लेकिन उसको अचीव करना इतना आसान नहीं है। कैंडिडेट को कम से कम 5 साल पहले, उसको अप्लाई करने से 5 साल पहले क्या नाम से थिएटर करते हुए उसको 5 साल हो जाने चाहिए। फिर ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। राइट? उसके बाद वो अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई कर पाते हैं। अप्लाई होने के बाद में अगर आपका जो एक्सपर्ट पैनल के सामने आपका प्रोजेक्ट जाता है, वो उनको लगता है कि यू आर एलिजिबल फॉर एन इंटरव्यू ओनली, तो वो स्क्रूटनी करेंगे, फिर आपको इंटरव्यू कॉल करेंगे। इंटरव्यू में आपको अपेयर होना पड़ेगा, और इंटरव्यू में वो आपसे बातचीत करेंगे, आपको परफॉर्म करवाएंगे। वहाँ पर आपने अगर वो सब प्रूफ कर दिया, तो फिर आपको आराम से वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और मैं राजस्थान में अकेला वो व्यक्ति हूँ जिसको स्कॉलरशिप भी मिली है वहीं से, जूनियर फेलोशिप भी मिली है, और अभी मैंने सीनियर फेलोशिप भी कंप्लीट की है। तो मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि अपना विजन
क्लियर रख के अपना कमिटमेंट के साथ काम करते रहिए तो सब चीज़ें अचीव हो जाती हैं। और भी बहुत सारे क्या नाम से फाउंडेशंस हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो थिएटर में स्टडी करने के लिए प्रिविलेज स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। इसमें अजीम प्रेम जी का नाम से एक फाउंडेशन है, वो भी किसी लेवल पर स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। जी सर। सर आपने संगीत विशारद की भी पढ़ाई करी है, तो आपको उससे थिएटर में कैसे हेल्प मिली? थिएटर इज अ कलेक्टिव आर्ट। जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं सब आके मिलती हैं थिएटर के अंदर। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी, मुनि भरत। और भरत का मतलब है भाव, राग, ताल। भाव मतलब अभिनय, राग मतलब संगीत और ताल मतलब नृत्य। राइट। और तीनों को चीजों को मिला करके ही एक अच्छा एक्टर बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और जब मैं थिएटर में आया था तो तभी से, क्योंकि थिएटर में आने से पहले मैंने संगीत सीखना शुरू किया था। मैंने जैसा अभी शुरू में ही बताया, मैंने पहले संगीत सीखना शुरू किया था और वहीं पे ही मैं जो उनके स्टेज शोज होते थे उनमें डांस भी करता था। तो वो तो टेम्परामेंट शुरू से ही था। तो और फिर मैं ये चाहता था कि मैं अगर एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहता हूँ या मैं थिएटर में रखना चाहता हूँ तो नॉलेज मुझे सारी इन चीज, कम से कम इस चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी जाकर के एक कंप्लीट और एक परफेक्शन के साथ में मैं काम कर पाऊंगा। क्योंकि अभिनय जो हम करते हैं, संवाद जो हम बोलते हैं, उसमें गायकी ही नहीं है, उसके अंदर सुर भी है। संगीत से हमें सुर मिलता है। डायलॉग जो मैं बोलता हूँ उसका सुर क्या है, उसका पिच क्या है, वो संगीत की नॉलेज वहां मुझे मेरे काम आती है। जब मैं कोई डायलॉग बोलता हूँ तो उसमें रिदम भी है, तो डांस की प्रैक्टिस मेरे वहां काम आती है कि किस तरह से मुझे चलना है, किसी भी कैरेक्टर को बोलते वक्त किस स्पीड से मुझे चलना है, किस सुर में मुझे बात करनी है। तो ये हेल्प करती है, ये जुड़ी हुई चीजें हैं जो एक अभिनय के साथ में, इसको हम अलग करके देख ही नहीं सकते। इसलिए वो बिल्कुल संगीत मेरे साथ रहा। 9 साल तक मैंने लगातार संगीत उस दौर में सीखा और ग्रेजुएशन किया, म्यूजिक में ग्रेजुएशन भी किया। और ऐसा नहीं कि उसके बाद मैंने छोड़ दिया, उसके बाद भी मैं म्यूजिक को लेकर के काम करता हूँ। और वो अपनी चॉइस के ऊपर है एक्टर को, लेकिन जिस भी एक्टर को थिएटर में या सिनेमा में करियर बनाना है उनको म्यूजिक का भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हो सकता है आपके ऊपर कोई सॉन्ग पिक्चराइज किया जाए, अगर आप सुर में नहीं है, अगर आप ताल में नहीं है तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। तो अच्छा एक्टर वही है जिसको सभी ये सब चीज़ों की नॉलेज होती है। तो आपको इवन म्यूजिक और डांस के साथ में आपको हॉर्स राइडिंग भी आनी चाहिए, आपको कार ड्राइविंग भी आनी चाहिए, आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए, आपको फाइटिंग भी आनी चाहिए, ताकि आप फिट एंड फाइन रह करके परफेक्शन के साथ आप काम कर सकें। क्योंकि मुनि भरत ने कहा था, अवस्था अनुकृति ही नाट्यम। अवस्था जो घट चुकी है उसकी पुनरावृत्ति हम करते हैं मंच पे खड़े होकर के। या फिर नाट्यम भावानुकीर्तनम लोक वृत्तानुकरणम। नाटक जो है वो भावों का अनुकीर्तन है, प्रेजेंटेशन ऑफ और एक्सप्रेशन एंड इमोशंस, है ना। तो लोक वृत्तानुकरण, लोक जो है सोसाइटी है, उसके जो मन, सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो स्वभाव है, उनका जो चरित्र है, उसको हम फॉलो करते हुए स्टेज पर लेकर के आते हैं। तो हर तरह के टेम्परामेंट के, हर तरह के फिजिक के कैरेक्टर्स हैं। और अगर आप फिट एंड फाइन रहेंगे, फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी रहेगी, आप में स्टेमिना रहेगी, तो आप बड़े बड़े डायलॉग्स भी बोल पाएंगे और बड़े बड़े कैरेक्टर्स भी आप हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ हम दूर से बैठ करके देखेंगे और फिर ताली बजाते रहेंगे। आपको तय करना है कि आपको ताली बजानी है कि आपको स्टेज पे जाके बड़े बड़े कैरेक्टर्स करने हैं। जी जी सर। सर अगर आप कभी 18 साल के चंद्रदीप हाडा से मिले, तो आप उसे हम्म। ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे थिएटर और फिल्म से रिलेटेड, जो आप आज शायद रिग्रेट करते हो? रिग्रेट करता हूँ, ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। रिग्रेट तो एक्चुअली मैं नहीं करता कुछ भी, क्योंकि अम, इस फील्ड में काम करने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, हाँ मैं रिग्रेट करता हूँ मैं मुंबई में जाके नहीं काम कर पाया। ये मेरा एक वो है कि हालांकि मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि मुंबई से ज़्यादा ज़रूरत राजस्थान में काम करने की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सारा टैलेंट ही चला जाता है। जो भी थोड़ा तैयार होता है वो सीधा मुंबई चला जाता है, बहुत सारा टैलेंट चला गया। तो मुझे लगा कि हमारे टैलेंट को हम राजस्थान में रह के क्यों नहीं उनको ट्रेन करें, यहाँ के टैलेंट को यहीं रह करके क्यों ना अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि हमारा स्टेट भी तो दिखे कहीं पे। तो बस यही एक रिग्रेट है मेरा।
और 18 साल के अंदर मैं थिएटर में आ गया था और बहुत छोटी उम्र में थिएटर में आ गया था मैं। और एक जुनून था, एक जज्बा था साथ में, कुछ अलग हटके सोसाइटी के साथ कुछ अलग हटके करने की इच्छा शक्ति थी कि जो चला आ रहा है ढर्रा, जो एक लीक से हटके कुछ करें ताकि सोसाइटी में कहीं कंट्रीब्यूशन हो, अपना भी कहीं नाम हो, अपनी भी कहीं पहचान हो, लोग एडमायर करें, फॉलो करें। वो एक थॉट थी, तो वो तब से ही स्टार्ट हुआ, जो अभी तक बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं। और देखिए, मेरा ये मानना है कि नाम चाहे छोटा ही सही, कोई बात नहीं, बट रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। आपको अपने काम में के प्रति पूरी ईमानदारी रहनी चाहिए। आप अपने काम को एक जुनून के साथ करते रहें। पता नहीं कब किस जगह पर राम मिलेंगे, नोबडी नोज। करते रहिए, प्रयास करते रहिए, सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, देर सवेर मिलेगी। मोदी जी भी 70 की उम्र के आसपास आके देश के प्रधानमंत्री बने, तो उससे पहले अगर वे सोच लेते कि 60 साल या 65 साल या 50 साल की उम्र में, क्या मैं तो नहीं बन सकता, मैं तो बना ही नहीं अभी तक, तो खत्म हो जाता है। वो प्रयास करते रहे, अपनी कोशिश करते रहे, रह करके जब टाइम आया तब वो प्रधानमंत्री, और ऐसे प्रधानमंत्री बने कि पूरा विश्व उनको एडमायर करता है। तो समय लगता है, हर चीज़ को बनने में समय लगता है। पेशेंसली हैंडल कीजिए। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है थिएटर में काम करने के लिए, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। कई बार सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, आप लेकिन आपका शो सामने खड़ा है, आपको लंच करने का टाइम नहीं मिलेगा। कई बार होता है ऐसा, पैसा है सब कुछ, लंच भी रखा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं है। कई बार आएगी ऐसी सिचुएशन, भूखे प्यासे काम करेंगे आप, लेकिन अगर आप उस चीज़ को अचीव कर गए तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर हम लग्जरी में चले गए, अगर हम आराम परस्ती में चले गए, तो फिर वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। तो क्योंकि थिएटर अटेंशन मांगता है, हार्डवर्क मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, और कमिटमेंट मांगता है, तब जा बिल्कुल करके कुछ चीज़ें सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूट होती हैं। अदरवाइज आज के टाइम पे दर्शकों के पास इतना समय नहीं है, वो क्यों ताली बजाएंगे मेरे लिए, क्यों मुझे मेरे प्ले को देखने आएंगे। तो हम वो मेरे लिए ताली बजाएं या मेरे प्ले को देखने आए, उसके लिए मुझे ही अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल प्रैक्टिस। यस। सर। तो सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे पिछले साल हमने देखा कोरोना के वजह से काफी सारे लोग घर में ही अपने फोन पे और लैपटॉप पे, आईपैड पे वेब सीरीज देखते हैं, वेब मूवीज देखते हैं। तो सर, उसका आपको क्या लगता है प्रभाव पड़ा है थिएटर पे, फिल्म की सिनेमा हॉल्स में जो मूवीज लगती थी उन पर, उन और उससे क्या अपॉर्चुनिटीज बनी है सबके लिए? देखो, कोविड ने तो पूरे के पूरे हर जगह हर चीज़ को डैमेज कर दिया है, मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये हुआ क्या, हुआ क्यों, कैसे हम इससे बच रहे हैं, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसने हमें बहुत नई चीज़ें सिखाई भी है। आज हम ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बातचीत कर रहे हैं, कोविड आने से पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे भी बात करेंगे, और ये पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर ही हमने ये बहुत सारी चीज़ों को समझा है, जाना है, सीखा है। चूंकि कोविड की पीरियड के अंदर हमारी आर्ट आर्ट जैसे मैंने पहले बताया कि कोविड पीरियड के अंदर हमारी आर्ट एंड कल्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। हमारे पास, पूरे देश के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि इस तरह की चीज़ों के अंदर हम क्या नाम से उसको कुछ मैनेज कर पाए। जब ये कोविड लगा था लास्ट ईयर, इट वाज इन मार्च 2020, उस वक्त हम गुरु नानक देव के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रहे थे पंजाब में। दैट वाज 13 तारीख से लेकर और 18 तारीख के बीच में। 18 तारीख को भारत सरकार के आदेश मिले थे हमें कि शूटिंग्स रोक दी गई हैं। उस वक्त हम थे करतारपुर साहिब का जो क्या नाम से जो चेक पोस्ट बना हुआ है, जो पाकिस्तान में लेकर के जाता है, क्योंकि हमारी सारी तैयारी थी और हमें परमिशन मिल चुकी थी करतारपुर साहिब जाने की। ठीक है, तो हम वो चेक पोस्ट तक पहुंच गए थे, हम जाने ही वाले थे अंदर, पाकिस्तान में जाते और वहां पे करतारपुर साहिब में हम पूरा शूट करके लाते, लेकिन उससे पहले ही वो ऑर्डर्स आ गए थे कि अभी शूटिंग्स रोक दी गई हैं, इसलिए आप नहीं जा सकते। अब देखिए, वो चेक पोस्ट पे पहुंचने के बाद हम, अब पता नहीं कब मौका मिलेगा उस जगह जाने के लिए। लेकिन बिल्कुल हम वो बिल्कुल। शूट करके वहां से लौटे, और उसके बाद से लेकर के जनवरी
में जाकर के जनवरी 2021 में जाकर के थिएटर एक्टिविटी शुरू हुई थी। मार्च से लेकर जनवरी तक पूरा पैक था। हमारे बहुत सारे फोक आर्टिस्ट बहुत बुरे दौर में हैं, आज भी हैं, नहीं उभर पाए, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है। परफॉर्मिंग आर्ट में जब आर्टिस्ट परफॉर्म करेगा तो लोग उसका टिकट खरीद करके उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए आएंगे, तो उसका घर चलेगा, तो उसका सर्वाइवल होगा। अब जब उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही है तो उसको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इवन इतनी दिक्कत आ रही है कि फूड की प्रॉब्लम्स हैं, कई घरों के अंदर फूड ही नहीं है। किस कदर लोग मदद करने के लिए आ गए हैं, गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि इन कंडीशन में उनकी हेल्प की जा सके। उस वक्त जब लॉकडाउन लगा तो हम कुछ थिएटर आर्टिस्ट ने सोचा कि हम सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूट करें, तो हमने अपने लेवल पर इनिशिएट किया। हमने एक डाटा क्रिएट किया, स्टेट के कुछ आर्टिस्ट हमने डिजिटल फॉर्म के थ्रू डाटा क्रिएट किया अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। वो डाटा हमने गवर्नमेंट को दिया, बैक टू बैक गवर्नमेंट को दिया, लेकिन वो डाटा उनके पास जा रहा था, वो उसको देख भी रहे थे, लेकिन वो कोई प्लानिंग नहीं लेकर के आ पाए। अभी भी इस महीने के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया कि जो नीडी आर्टिस्ट हैं स्टेट के, उनको 5000 रुपीज पर आर्टिस्ट वो हेल्प करेंगे। लेकिन 5000 रुपीज क्या हम सोच सकते हैं कि 5000 रुपए के अंदर किसी परिवार का एक महीने का कोई सर्वाइव कर सकता है क्या 5000 रुपए के अंदर? हाँ, लेकिन बहुत सारे हम जैसी फैमिलीज नहीं कर पाएंगी, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके लिए 5000 रुपया भी बहुत बड़ा एक अमाउंट है, वो कर पाएंगे। तो एक ये हेल्प मिली है उनको। लेकिन क्या 5000 रुपये काफी है? एक बार मदद करने के बाद क्या दोबारा सरकार मदद करेगी? वो कहेगी साहब आपको हेल्प कर दी हमने, अब दोबारा हम क्यों दें? लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे कि इस तरह के जो आर्टिस्ट है उनकी एक रेगुलर मदद की जाए, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने किया है कि 2000 रुपीज जी सही पर मंथ हर आर्टिस्ट को देंगे वो, ताकि वो पूरे साल भर तक अपने आप को खड़ा तो कर पाए। तब जाकर के हमारा आर्टिस्ट बचेगा, तब जाकर के हमारे आर्ट फॉर्म बचेंगे, अदरवाइज सब सब खत्म होने वाला है आने वाले टाइम में। ये सारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करना चाहिए देश के साथ में, ताकि वाकई में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। मैंने इतनी पढ़ाई की है, इसलिए तो नहीं की है कि सिर्फ दीवार पे वो डिग्री को टांग दिया जाए और उसको देख करके खुश होते रहे। ये सब करने के लिए तो मैंने स्टडी नहीं किया है। तो मैंने अभी एक आइडिया कंसीव किया और नया रिसर्च प्लान किया है। एंड दिस इज द न्यू रिसर्च इज डिजास्टर मैनेजमेंट इन आर्ट एंड कल्चर। भारत के कला संस्कृति क्षेत्र में आपदा प्रबंधन, क्योंकि हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई डिजास्टर मैनेजमेंट है ही नहीं। और जब तक हम इस दिशा में नहीं सोचेंगे तब तक कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा भी नहीं। तो उसको लेकर के मैंने अपना एक रिसर्च प्लान किया है, उसको डिजाइन किया है और उसको मैंने आगे भेजा भी है। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े जो रिनाउंड आर्टिस्ट हैं उनका मैंने एक पैनल बनाया है, और उस पैनल में उन आर्टिस्ट से मैंने बातचीत की है, जिनमें पद्म भूषण विश्व मोहन भट्ट साहब हैं। सर ने मेरे इस रिसर्च को कहा है कि तुम्हें उन्होंने मुझे बेस्ट विशेस कहा है, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए। हमारे स्टेट के एक रिनाउंड थिएटर डायरेक्टर हैं भानु भारती जी। सर से मैंने इस बारे में चर्चा की, सर ने मुझे मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है कि मुझे इस तरफ काम करना चाहिए। हालांकि ये काम थोड़ा टफ है, जितना आसानी से सोचा गया है उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर प्रयास नहीं करेंगे तो वो कभी होगा ही नहीं। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक उस दिशा में बढ़ेंगे भी नहीं। तो हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार समझ में नहीं आएगा किस तरह से आगे बढ़ा जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। तो उस चीज को अचीव करने के लिए मैंने एक पैनल बनाया है, जिसमें हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट थिएटर डायरेक्टर्स हैं, टॉप मोस्ट आर्टिस्ट हैं, जिनसे मैं चर्चा करके आगे बढ़ने की मेरा एक वो है। मुझे लगता है कि आज का वो टाइम है, ये राइट टाइम है, जब हमें अपने आर्ट एंड कल्चर क्षेत्र में डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ सोचना चाहिए। नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, तो फिर हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जी सर, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा ही आनंद आया। आप कोई आखिरी जो संदेश देना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को, जरूर दीजिए। स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, कमिटमेंट के साथ में काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि अभी तो कुछ दिन की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, अभी ऑफलाइन एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। टाइम पर आइए, सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम पर आइए। हम कमिटमेंट तो निभा देते हैं क्लास में जाकर के, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लेट पहुंचते हैं, वो नुकसान होता है स्टूडेंट का ही, क्योंकि फैकल्टी तो आ जाएगा टाइम पे।
तो टाइम पर आइए और टाइम पर काम करने की आदत डालिए, बस यही मेरा मैसेज है। और ये अगर आप कर लेंगे अपनी लाइफ के अंदर तो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, सब चीज़ें टाइम पर हो जाएंगी, अदरवाइज डिले होता है। तो टाइम पर आइए, टाइम पर सारे काम कीजिए। ओके सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे साथ आके सेशन किया, आपने इंटरव्यू दिया। मैं बहुत अपने आप को आभारी मानता हूं। आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज हमें ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएगा। मैं धन्यवाद क्रेडेंट टीवी, रेड एफएम और साथ ही साथ दैनिक नवज्योति का भी करना चाहूँगा, जिन्होंने हम सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज कराया। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक यू सो थैंक यू। मच।